स्वागत है दोस्तों आपके अपने से स्टेट टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे और हमने पिछले वीडियो में क्या कहते हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या है, प्रारंभिक आकारों को समझना। और हमने पिछले वीडियो में किया क्या था, हमें जो भी पढ़ना है 5.1 प्रश्नावली में हमने उसकी बेसिक चीजें सारी पढ़ लिया था। अब हमने बेसिकली पढ़ा क्या था कि हमें जो भी रेखाखंड दी हुई है उसको कैसे मापेंगे, उनकी विधियां दी गई थी। हमने 2-3 विधियां पढ़ी हुई थी कि अगर कोई रेखाखंड दे रखा है, 2 रेखाखंड दे रखे हैं तो उसकी तुलना कैसे करेंगे, उसकी मापने की विधि को हम 2-3 विधियां पढ़े थे। तो बिना देरी के क्या स्टार्ट करते हैं, 5.1 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दे रखा है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि हो सकती है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर हमें कोई 2 रेखाखंड केवल दे रखा हो और उसका अगर हमें देखकर ही तुलना करना पड़े कि कौन सी रेखाखंड बड़ी है तो उसमें क्या हानि हो सकती है देख के। ठीक है, तो चलिए पहले क्या है रेखाखंड। रेखाखंड होता क्या है, कोई भी 2 बिंदुओं के बीच में जो लाइन होती है ना उसी को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, कोई भी 2 बिंदुओं के बीच में जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। और रेखाखंड निश्चित होती है। ठीक है, पहली बात। अब क्या करना है, हमें केवल देखकर क्या करना है, अगर केवल देखकर केवल क्या हो रहा है, 2 रेखाखंड उसको केवल देखकर क्या हानि हो सकती है कि तुलना करने पर उसका। ठीक है, जैसे देखिए एक रेखाखंड दे रखा है, ये दे रखा है। तो अब देखिए हमें देखने से पता चल रहा है ऐसे कि किसमें से कौन सा बड़ा है। ये ए भी बड़ा है, ठीक है, या सी डी बड़ा है। ठीक है, यहाँ से देख के पता चल रहा है कि ए भी बड़ा है यहाँ से। लेकिन अगर ये ऐसे ही अगर एक रेखा यूं होता, बताइए यहाँ पे होता और इसका ई एफ होता। अब अगर आपको तुलना करने के लिए कहा था कि ये ए भी बड़ा है, ई एफ, तो क्या करते हैं, ये देख के हमें पता नहीं चलता है। तो इसीलिए क्या होता है कि रेखाखंड की तुलना हम क्या लिख सकते हैं, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या होता है, उसमें काफी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई भी हमें 2 रेखाखंड दे रखा हो उसको बताना है कि कौन सा बड़ा है या कोई तुलना करना है, तो देखिए केवल देख के इसमें तो बता दिया, लेकिन अगर देखिए एक ऐसा रेखाखंड दे दे एक ऐसा, तो हमें पता नहीं चल रहा है कौन सा बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं कि रेखाखंड की तुलना केवल देखकर उसमें करने से उसमें काफी गलतियां हमें प्राप्त हो सकती है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा होता है। तो देखिए हमने क्या पढ़ रखा था, हमने 2-3 विधियां पढ़ी थी। तो पहला क्या था विधियां पढ़ने की, 2 रेखाखंडों की तुलना करने पे, तो एक तो देखकर पता लगाने की। दूसरी विधि क्या थी, ट्रेसिंग पेपर पे करने की। और तीसरी विधि क्या थी, लंबाई मापने के लिए रूलर और डिवाइडर का प्रयोग करना होता है। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रूलर क्या होता है। देखिए रूलर ये होता है जिसमें 15 ये होता है, इसमें फुट्टा होता है एक तरीके का, और इसमें क्या होता है, ये 15 सेंटीमीटर का होता है और 1 सेंटीमीटर के बीच में क्या होता है, टोटल 10 भाग होता है। ठीक है, और डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर एक ये होता है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि केवल बस फुट्टे से अगर हम कोई भी रेखाखंड को मापने से अगर हम डिवाइडर से मापे तो वो अच्छा क्यों होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, देखिए आपको पता इसमें जानना होगा, जरूरी है, क्योंकि देखिए हमारा जो फुट्टा होता है ना, अगर हम कहें तो क्या होता है, जो हमारा रूलर होता है, रूलर क्या होता है, थोड़ा वो मोटा होता है। क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, देखिए इसकी थिकनेस क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी थिकनेस इसकी ज्यादा होती है। अब देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ी थिकनेस ज्यादा होती है। तो जैसे देखिए अगर हमने कोई रेखाखंड बना लिया, ठीक है, जैसे रेखाखंड कोई बना लिया हमने, ठीक है, इसको मापने के लिए करेंगे ना, जैसे इसको मापने के लिए करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू पता नहीं चलेगा, हमारा जो मिलीमीटर है वो छूट भी सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं हम इसको डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। डिवाइडर का क्या होता है, डिवाइडर में क्या होता है 2 निडल पॉइंट होते हैं जो बिल्कुल पतली होती है, जिससे क्या होती है, इनकी बीच की दूरी को क्या कर लेते हैं हम, इसके एक एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट से हम रख लेते हैं, जिससे क्या होता है थोड़ी सी भी इसमें गड़बड़ी नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना इसलिए अच्छा है क्योंकि गलती की संभावना बिल्कुल कम होती है।
क्यों होती है? मैंने बताया कि अभी जो हमने देखा कि फुट्टा क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, मोटा सा होता है, लेकिन क्या होता है जो डिवाइडर होता है उसका जो दोनों पतली बिंदु होते हैं क्या होते हैं, पतले से होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, इसीलिए डिवाइडर से अगर हमें इसीलिए क्या, अगर कोई रूलर है, रूलर से अगर हम एक रेखाखंड को मापते हैं तो इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, मिलीमीटर छूट सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर हम डिवाइडर की सहायता से करेंगे तो हमारा लगभग बिल्कुल सही आएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कोई रेखाखंड ए बी रेखाखंड कीजिए, ठीक है, ए और बी के बीच स्थित बिंदु सी है लीजिए, ठीक है, और ए बी बी सी और सी की लंबाई मापना है, और कह रहा है कि क्या ए बी की लंबाई ए सी प्लस सी बी की लंबाई के बराबर है, नहीं हमें से ये पूछा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जब भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस वाले क्वेश्चन को आपको स्केल से करना है सॉल्व, ठीक है, मतलब रूलर की सहायता से करना है सॉल्व। तो हमें क्या लेना, देखिए एक दो वो ले लिया हमने, एक क्या ले लिया, एक रेखाखंड ले लिया, रेखाखंड हमें लेना है। तो रेखाखंड क्या होता है बताइए, रेखाखंड क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच में जो एक रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। जैसे देखिए ए ये हो गया और बी ये हो गया, ठीक है, ए बी रेखाखंड हो गया, ए बी रेखाखंड, और ए बी के बीच में स्थित क्या है, बिंदु सी है, ठीक है, सी है। तो क्या कह रहा है कि जो ए बी और बी सी और प्लस सी ए की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको स्केल से करना है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई लाइन दे रखा हो, ठीक है, और हमें क्या दे रखा हो कि ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी हो, अगर हमें दे रखा हो कि कोई अगर लाइन दे रखा हो उसके बीच में क्या हो, बिंदु सी दे रखा हो, और हमें क्वेश्चन में कह रहा हो कि जो ए बी की जो लंबाई है बी सी और ए सी के बराबर है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो सी होगा ना, जो सी होगा वह किसके बीच में स्थित होगा, ए और बी के बीच में स्थित होगा, ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बी सी और सी की लंबाई मापना है, तो हम कह नहीं सकते कि जो ए बी की जो लंबाई होगी, किसके, बी सी और प्लस सी ए की लंबाई के बराबर होगी। और अगर आप स्केल से माप सकते हैं तो माप लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं मापूं यहाँ पे भी देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए हम डिवाइडर की सहायता से मापना होगा हमें, तो देखिए यहाँ पे इस पे नहीं आएगा बोर्ड पे, फिर भी देखिए यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लगभग कितना है, ये लगभग 9 है, ठीक है, ये कितना है लगभग, ये आपका है लगभग 10 है, ठीक है, ये 10 है, और ये क्या दे रखा है यहाँ पे हमें दे रखा है, ये भी टोटल कितना है, 10 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ठीक है। तो ए बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए बी कितना हो जाएगा, अगर माप लूंगा तो ठीक है, आप कुछ भी कितने भी बड़ी रेखा ले सकते हैं। तो ए बी कितना हो जाएगा बताइए आपको, यहाँ पे ए बी कितना हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा। और बी सी का कितना होगा, बी सी यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, सेंटीमीटर होता है, और क्या हो जाएगा, ए सी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए अगर ये हो रहा है, और हमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ए बी बराबर क्या होता है, बी सी प्लस सी ए, ठीक है, और ए बी कितना गिवन है 20, और क्या होता है बी सी कितना दे रखा है 10 और प्लस 10 कितना होता है 20, तो क्या बराबर नहीं आ रहा है, ए बी भी 20 आ रहा है और बी सी प्लस सी ए बराबर आ रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं ना, कह सकते हैं कि अगर कोई रेखाखंड हो, ठीक है, उसके बीच में बिंदु सी होगा तो उसका जो दूरी होगा ना ए सी और प्लस सी बी, वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। अब क्या करें, चौथा क्वेश्चन दे रखा है, एक रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो हमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है, एक रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है, दो हमें पूछ रहा है कि कौन सा बीच में उपस्थित होगा, और ए बी सी है, और ए बी का कितना माप है, अगर मैं ए ले लूँ यहाँ पे और बी ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, और ए सी का माप कितना है, सबसे बड़े वाला पहले, इस बार के क्वेश्चन में क्या है, सबसे बड़े वाला, तो ए सी कितना टोटल यहाँ पे कितना है 8 सेंटीमीटर टोटल दे रखा है, ये कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। अब क्या कह रहा है, जो ए बी है, ए बी कितना दे रखा है और बी सी कितना दे रखा है, देखिए ए बी और बी सी दोनों में कॉमन आ रहा है, ये देखिए ए बी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और ए सी कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए बी दोनों में कॉमन है, तो क्या होगा, बी होगा क्या इसमें बीच में होगा, ठीक है, कितने होगा बीच में होगा। और इसकी दूरी कितनी है, ए बी की दूरी कितनी होगी, बी की दूरी कितनी होगी 5 होगी, और बी सी कितनी होगी 3 होगी। इसलिए क्या होगा कि अगर हम कह सकते हैं कि जो ए सी होगा किसके बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी के लंबाई के बराबर होगा ना। तो कह रहा है, क्या पूछ रहा है हमें कि कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदु के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि बी बिंदु ए तथा सी के बीच में स्थित है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अब हमें क्या दे रखा है, 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में जो डी रेखाखंड है ए जी रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ठीक है, हमें पूछ रहा है।
तो देखिए हमें ये आकृति दे रखा है, तो ए से जी तक की दूरी कितनी है, ए से जी में कितनी सेंटीमीटर है, देखिए ए से जी कितना है 7 सेंटीमीटर है कि नहीं, हमें दिख रहा है ए से जी कितना है 7 सेंटीमीटर है। और हमें ये भी पता है कि जो डी है क्या है, इसका रेखाखंड का मध्य बिंदु है नहीं है, देखिए डी जो है जो इसका मध्य बिंदु है नहीं, तो डी क्या है, डी ए जी का मध्य बिंदु है, ये भी दिख रहा है हमें, ठीक है। और देखिए अगर मैं ए से डी तक की दूरी कितनी है, ए से डी तक की दूरी कितनी 3 है, ए से डी तक की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो ए से डी कितना है 3 सेंटीमीटर है। और डी से लेकर जी तक की कितनी दूरी 3 सेंटीमीटर है नहीं, डी से डी कितने 3 सेंटीमीटर है नहीं, डी से जी 3 सेंटीमीटर है, तो इधर 3 है और उधर 3 है, तो बीच में डी है, तो हम कह नहीं सकते कि ए डी क्या है, जो डी रेखाखंड ए जी की मध्य बिंदु है, तो हाँ हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ए डी की वैल्यू कितनी है 3 है और डी जी की वैल्यू कितनी है 3 है और डी क्या है बीच में बिंदु है, तो क्या कह सकते हैं ना, तो हाँ तो हम कह सकते हैं हाँ जो डी रेखाखंड डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से इधर से भी 3 सेंटीमीटर इधर से भी 3 सेंटीमीटर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डी बिंदु है वो ए जी रेखाखंड की क्या है, एक मध्य बिंदु है। अब देखिए छठा क्वेश्चन दे रखा है, बी रेखाखंड ए सी का एक मध्य बिंदु है और सी रेखाखंड बी डी का एक मध्य बिंदु है, और ये भी कह रहा है कि ए बी सी डी और है जो एक ही रेखा पर स्थित है, तो बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, पहले एक रेखाखंड बना लेते हैं। ठीक है तो क्या कह रहा है, ए और सी के बीच में क्या बताइए, ए और सी का मध्य बिंदु क्या है, बी है। मध्य बिंदु का मतलब क्या है, जो ए से बी की दूरी और बी से सी तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। मध्य बिंदु क्या करती है, किसी भी चीज को क्या होती है, दो बराबर भागों में बांटती है, तो ए बी बराबर बी सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमें दिख ही रहा है। अब क्या कह रहा है, इसी में सी रेखाखंड में क्या हो रहा है, बी डी का मध्य बिंदु क्या है, सी है। बी डी का जो मध्य बिंदु क्या है, सी है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है हमें कि ए बी बराबर सी डी क्यों है। तो देखिए मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता ही होता है, देखिए मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन ही है कि जो ए सी रेखाखंड है वो ए बी बराबर बी सी है, तो क्या मैं लिख नहीं सकता हूँ कि देखिए ए बी बराबर बी सी है, क्या मैं लिख सकता हूँ ए सी रेखाखंड में बी एक मध्य बिंदु, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि जो ए बी होगा किसके बराबर होगा, बी सी के, इसके द्वारा, इस वाले में। ठीक है, अब अगला क्या है, ये किस में है, ए सी रेखाखंड में होगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ए सी रेखाखंड की बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से क्या सी डी रेखाखंड की बात करूंगा तो क्या करूंगा, बी डी रेखाखंड की बात करूंगा तो क्या होगा, बी डी रेखाखंड की बात करूंगा। तो हमें भी क्या कह रहा है, इसमें सी भी क्या है, इसमें एक मध्य बिंदु है, तो मैं लिख नहीं सकता हूँ कि जो बीसी की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर होगी। ठीक है, सी डी के बराबर होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अब बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों है। देखिए तो एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखने पे क्या पता चलता है, देखिए बीसी दोनों में कॉमन है। ठीक है, बीसी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक जगह ए बी लिख सकता हूँ और बराबर दूसरी जगह क्या सी डी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रूफ भी हो गया। देखिए, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। हमें अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए 7वां क्वेश्चन, 5 त्रिभुज खींचना है और उनकी भुजाओं को मापना है। ठीक है, और पर्दे की स्थिति में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की जो लंबाई होती है तीसरी भुजा के बराबर होता है। ठीक है, और आपको हमेशा ध्यान भी रखना है कि अगर कोई त्रिभुज बन रहा है ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे देखिए अगर कोई त्रिभुज बन रहा है, जैसे देखिए, ठीक है, और इसकी भुजाएं की लंबाई कितनी, ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, आपको हमेशा भी ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो होगा ना, तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, तभी एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बातें। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं। आपको मापना है तो आप माप सकते हैं, अपनी किताब पे माप लीजिएगा। तो इसको मैं 3 ले लेता हूँ, इसको 4 ले लेता हूँ, इसको 5 ले लेता हूँ। तो क्या करें, किन्हीं दो भुजाओं का लंबाई बड़ा होता है नहीं, हमें ये पूछना है। देखिए तो क्या हो गया, कोई से भी ले लेते हो, 3 + 5 ले लेते हैं, तो क्या हो गया, 3 + 5 = 4। ठीक है, तो 3 5 कितना हो गया, 8। तो बड़ा है या नहीं, देखिए तो हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या ले लेते हैं बताइए, कुछ भी ले लेते हैं।
एक और त्रिभुज ले लेते हैं हम, ठीक है। तो 13 क्या ले ले बताइए, हाँ देखिए 13 ले लेते हैं और 12 ले लेते हैं और 11 ले लेते हैं, ठीक है। 13 12 11, तो अब किसी भी को भी जोड़ दीजिए, 13 + 12 क्या हो जाएगा, इससे बड़ा होगा कि नहीं। इस तरीके से आप जो 3 और है वो आप अपने मर्जी से भी खुद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये प्रश्नावली था वो खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।